डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अलकेमिस्ट ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बोहर की एटॉमिक थ्योरी है। लास्ट लेक्चर में जैसा हमने पढ़ा था कि सर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, उसकी बुनियाद पर नील बोहर ने एक्यूरेट एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया 1913 में। वो डिफेक्ट्स क्या थे उनको रिकॉल करें तो वो डिफेक्ट्स ये थे कि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और इस तरह से एट द एंड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में शामिल हो जाना चाहिए। इस बात की वजाहत रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नहीं हो सकती थी। ये जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में, उनको बुनियाद बनाकर उनको दूर करने के लिए नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 में, और ये एटॉमिक मॉडल जो था ये ज़्यादा एक्यूरेट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की निस्बत। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी इस एटॉमिक मॉडल की बुनियाद थी। इसमें नील बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो रदरफोर्ड ने तस्वर दिया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, इस तस्वर को बोहर ने गलत साबित किया कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और साथ ही साथ फिक्स्ड भी होती है। इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के गिर्द, इसके बारे में बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। जब वो एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट में गर्दिश करता है न्यूक्लियस के गिर्द, और इस एनर्जी के ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स भी बोला गया था। ये एनर्जी लेवल्स, इनका कॉन्सेप्ट, इनका तस्वर बोहर ने दिया था। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये एनर्जी के लेवल्स हैं, और इन एनर्जी के लेवल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। सपोज करें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में इस एनर्जी लेवल में गर्दिश कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है इस ऑर्बिट में, ये इस तरह मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, ये शेल न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से मूव कर रहा है। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, पहला शेल, उसको के का नाम दिया जाता है, दूसरे शेल को एल का, तीसरे शेल को एम का, और इसी तरह एन जो है चौथे शेल का नाम है। जो पहला शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसका एनर्जी लेवल 1 होता है, उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी। जो दूसरा शेल होता है उसके लिए एनर्जी लेवल 2 होता है और वहाँ पर एन की वैल्यू 2 आ जाती है। जो तीसरा शेल होता है उसमें एनर्जी लेवल 3 हो जाता है और शेल का जो नंबर है एन वो भी 3 माना जाता है। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। इसको मज़ीद आगे समझेंगे, पहले हम इसके थोड़े से पोस्टुलेट्स को देख लें, फिर इस कॉन्सेप्ट की मज़ीद वजाहत आगे करते हैं। पहले कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं कि क्या नकाब दिए थे नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में। सबसे पहला नुक्ता ये था कि हाइड्रोजन एटम टाइनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, छोटे न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो आर है। इसका यहाँ से रेडियस आर है, इसी तरह से इसका रेडियस आर होगा और इसका रेडियस भी आर होगा। यानी ये जो ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इनका रेडियस आर माना गया, सर्कुलर ऑर्बिट्स बोला गया। ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी थी जो कि क्वांटाइज्ड थी, यानी जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थी।
इसलिए उसको क्वांटाइज्ड बोला गया। अब ये पहला शेल है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और थी, फिक्स थी। दूसरे शेल की एनर्जी इससे मुख्तलिफ थी और फिक्स थी। इसी तरह तीसरे शेल की एनर्जी भी क्वांटाइज थी और फिक्स थी। हर शेल की एनर्जी जो थी वो फिक्स भी थी और साथ ही साथ क्वांटाइज्ड भी थी, यानी उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी थी। और वही न्यूमेरिकल वैल्यू पूरे शेल के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स थी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है या यहाँ पर, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड ही रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे नुक्ते की। तीसरा जो नुक्ता था बोहर के एटम में, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल के अंदर गर्दिश करता रहता है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करता रहता है वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं करता। चेंज कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा, उस सूरत में वो अपनी एनर्जी चेंज करेगा। अब इसमें क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। पहले ये समझ लें कि अब यहाँ पर सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, अगर तो ये यहीं पर रहेगा, इसी ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा, तो इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि यहाँ से मूव कर जाए ऊपर वाले किसी शेल में, तो अब जब ये अपना शेल चेंज करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एबिलिटी होती है कि वो जंप कर सकते हैं शेल के दरमियान, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज करेगा तो उस सूरत में इसकी एनर्जी में फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क, वो चेंज क्या होता है वो देखते हम। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से ऑर्बिट की तरफ, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर ये आपके पास एक एटम का मॉडल है। बोहर के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में फिर, इस शेल की एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इस शेल को हायर शेल या हायर ऑर्बिट बोलेंगे, और ये जो अंदर वाले शेल होते हैं ना, ये लोअर शेल माने जाएंगे इसकी निस्बत। इसकी निस्बत ये भी लोअर शेल है, ये भी लोअर शेल है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझें कि जब इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है, जंप करता है, यानी उसकी एनर्जी पहले ज़्यादा थी, अब उसने उस ऑर्बिट की तरफ जाना है जिसकी एनर्जी कम है, तो उस सूरत में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करके दूसरे शेल में शिफ्ट होगा। और इस एनर्जी चेंज को डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू से डिनोट करते हैं। दूसरी सूरत ये है कि जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल से किसी ज़्यादा एनर्जी वाले शेल की तरफ जाना चाहेगा। अब देखिए, जो न्यूक्लियस के करीब शेल होते हैं इनकी एनर्जी होती है कम, इस शेल की एनर्जी इससे कम है, इस शेल की एनर्जी इससे कम है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इन दोनों शेल में मौजूद होकर वो चाहेगा कि इस शेल में आ जाए या कोई और शेल मौजूद हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, यानी लोअर शेल से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो उस सूरत में, क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑर्बिट, उस सूरत में वो एनर्जी हासिल करके फिर इस काबिल होगा कि वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा सके। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स और क्वांटाइज्ड है और साथ ही साथ कम भी है, लो है ना। अब उसने जाना है हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। जब वो हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो जाहिर है उसको एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी वो पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप कर जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिट में। और ये एनर्जी के चेंज को इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 जो होती है हाई ऑर्बिट की एनर्जी होती है, यानी हाई एनर्जी होती है, जो एनर्जी की ज़्यादा वैल्यू होती है। E1 होती है, ये लो एनर्जी होती है, ये लोअर ऑर्बिट की एनर्जी होगी और इसको एनर्जी का चेंज बोलते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पर एच एक प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। इसको प्लांक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इस तरह से डेल्टा ई एनर्जी का जो चेंज आता है इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के बाद, वो हम निकाल सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि जो एनर्जी हम फ़र्क निकालेंगे, चेंज इस तरह से निकालेंगे कि हमेशा हाई एनर्जी
से आप माइनस करेंगे लो एनर्जी को, तो आपके पास एनर्जी का चेंज आ जाएगा। और साथ ही साथ ये दूसरा मेथड भी है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, वैल्यूज़ को पुट करते हुए भी हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, अगला पोस्टुलेट जो बोहर की थ्योरी का था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम VR होगा। देखिए, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है ना, दायरे में हरकत करती है, दायरवी हरकत करती है, तो उस चीज़ का कोई ना कोई मोमेंटम ज़रूर होता है। अब यहाँ पर गोल दायरे में गर्दिश कर रही है, इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया गया। और एंगुलर मोमेंटम के लिए बोहर ने कहा कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और ये हर ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड होता है। कैसे, पहले इसका फार्मूला देखते हैं। MVR = NH/2π। यहाँ पर n जो है ना, शेल्स का नंबर है, एनर्जी लेवल का नंबर है। पहला शेल होगा तो उसके लिए N1 होगा, दूसरा शेल होगा तो उसके लिए N2 होगा, तीसरा होगा तो 3 होगा, एंड सो ऑन। ऑलमोस्ट 4 तक शेल्स जाते हैं। तो एनर्जी लेवल का जो नंबर होगा वो यहाँ पर दर्ज करने से बाकी चीज़ों की वैल्यू देखें तो फिक्स है। यहाँ पर H की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.63 × 10⁻⁻34। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर आपने इस इक्वेशन में पहले शेल का ऑर्बिटल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर 1 लिख देंगे, और इनकी कीमतें दर्ज करने से पहले शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अगर आप दूसरे शेल का ऑर्बिटल मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो n की जगह पर 2 लिखेंगे। तीसरे शेल के एंगुलर मोमेंटम के लिए इस तरह से n की मुख्तलिफ वैल्यू दर्ज करके आप किसी भी शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही था बोहर का एटॉमिक मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर आता है पेपर में, इस पर पूरा नोट आता है, इस पे से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल, डेल्टा ई के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और एनर्जी का क्वेश्चन भी लाजमी बनता है कि एनर्जी में जो चेंज आता है इलेक्ट्रॉन में वो कब आता है और कैसे आता है। इसलिए इसको लाजमी समझ लें, समझ कर याद करें, ताकि ये आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाए। थैंक यू सो मच। अपने प्यार का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।